कहानी बांचू। लेखक भीष्म साहनी। तभी दूर से बांचू आता दिखाई दिया। नदी के किनारे लाल मंडी की सड़क पर धीरे धीरे डोलता सा चला आ रहा था। धूसर रंग का चोगा पहने था और दूर से लगता था कि बौद्ध भिक्षुओं की ही भांति उसका सिर भी घुटा हुआ है। पीछे शंकराचार्य की ऊंची पहाड़ी थी और ऊपर स्वच्छ नीला आकाश। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सफेदे के पेड़ों की कतारें। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे बांचू इतिहास के पन्नों पर से उतर कर आ गया है। प्राचीन काल में इसी भांति देश विदेश से आने वाले चिवरधारी भिक्षु पहाड़ों और घाटियों को लांघ कर भारत में आया करते होंगे। अतीत के ऐसे ही रोमांचकारी धुंधलके में मुझे बांचू भी चलता हुआ नजर आया। जब से वह श्रीनगर में आया था, बौद्ध बिहारों के खंडहरों और संग्रहालयों में घूम रहा था। इस समय भी वह लाल मंडी के संग्रहालय में से निकलकर आ रहा था, जहां बौद्ध काल के अनेक अवशेष रखे हैं। उसकी मनस्थिति को देखते हुए वह सचमुच ही वर्तमान में कटकर अतीत के ही किसी कालखंड में विचर रहा था। बोधिसत्व से भेंट हो गई। पास आने पर मैंने चुटकी ली। वह मुस्कुरा दिया, हल्की टेढ़ी सी मुस्कान, जैसे मेरी मौसेरी बहन 1.5 दांत की मुस्कान कहा करती थी, क्योंकि मुस्कुराते वक्त बांचू का ऊपर का होठ केवल एक ओर से थोड़ा सा ऊपर को उठता था। संग्रहालय के बाहर बहुत सी मूर्तियां रखी है, मैं वही देखता रहा। उसने धीमे स्वर से कहा। फिर वह सहसा भावुक होकर बोला, एक मूर्ति के केवल पैर ही पैर बचे हैं। मैंने सोचा आगे कुछ कहेगा, परंतु वह इतना भावविह्वल हो उठा था कि उसका गला रुंध गया और उसके लिए बोलना असंभव हो गया। हम एक साथ घर की ओर लौटने लगे। महाप्राण के भी पैर ही पहले दिखाए जाते थे, उसने कांपती सी आवाज में कहा और अपना हाथ मेरी कोहनी पर रख दिया। उसके हाथ का हल्का सा कंपन धड़कते दिल की तरह महसूस हो रहा था। आरंभ में महाप्राण की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी ना, तुम तो जानते हो। पहले स्तूप के नीचे केवल पैर ही दिखाए जाते थे। मूर्तियां तो बाद में बनाई जाने लगी थी। जाहिर है बोधिसत्व के पैर देखकर उसे महाप्राण के पैर याद हो आए थे और वह भावुक हो उठा था। कुछ पता नहीं चलता था कौन सी बात किस वक्त बांचू को पुलकाने लगे, किस वक्त वह गदगद होने लगे। तुमने बहुत देर कर दी, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं चिनारों के नीचे भी तुम्हें खोज आया हूँ। मैंने कहा, मैं संग्रहालय में था, वह तो ठीक है, पर 2 बजे तक हमें हवा कदल पहुंच जाना चाहिए, वरना जाने का कोई लाभ नहीं। उसने छोटे छोटे झटकों के साथ 3 बार सिर हिलाया और कदम बढ़ा दिए। बांचू भारत में मतवाला बना घूम रहा था। वह महाप्राण के जन्मस्थान लुम्बिनी की यात्रा नंगे पांव कर चुका था, सारा रास्ता हाथ जोड़े हुए। जिस जिस दिशा में महाप्राण के चरण उठ रहे थे, बांचू मंत्र मुग्ध सा उसी दिशा में घूम आया था। सारनाथ में जहाँ महाप्राण ने अपना पहला प्रवचन किया था और 2 मृग शावक मंत्र मुग्ध से झाड़ियों में से निकलकर उनकी ओर देखते रह गए थे, बांचू एक पीपल के पेड़ के नीचे घंटों नतमस्तक बैठा रहा था। यहाँ तक कि उसके कथानुसार उसके मस्तक में आक्रोश से वाक्य गूंजने लगे थे और उसे लगा था जैसे महाप्राण का पहला प्रवचन सुन रहा है। वह उस भक्तिपूर्ण कल्पना में इतना गहरा डूब गया था कि सारनाथ में ही रहने लगा था। गंगा की धारा को वह दसियों शताब्दियों के धुंधलके में पावन जल प्रवाह के रूप में देखता। जब से वह श्रीनगर में आया था, बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों की ओर देखते हुए अक्सर मुझसे कहता, वह रास्ता ल्हासा को जाता है ना, उसी रास्ते बौद्ध ग्रंथ तिब्बत में भेजे गए थे। वह उस पर्वतमाला को भी पुण्य पावन मानता था, क्योंकि उन पर बिछी पगडंडियों के रास्ते बौद्ध भिक्षु तिब्बत की ओर गए थे। बांचू कुछ वर्ष पहले बुद्ध प्रोफेसर
तानसेन के साथ भारत आया था। कुछ दिनों तक वह उन्हीं के साथ रहा और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करता रहा। फिर प्रोफेसर सान चीन लौट गए और वह यहीं बना रहा और किसी बौद्ध सोसाइटी से अनुदान प्राप्त कर सारनाथ में आकर बैठ गया। भावुक काव्यमयी प्रकृति का जीव जो प्राचीनता के मनमोहक वातावरण में विचरते चाहता था, वह यहाँ तथ्यों की खोज करने नहीं आया था। वह तो बोधिसत्वों की मूर्तियों को देखकर गदगद होने आया था। महीने भर से संग्रहालयों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि बौद्ध धर्म की किस शिक्षा से उसे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है। न तो वह किसी तथ्य को पाकर उत्साह से खिल उठता, न उसे कोई संशय परेशान करता। वह भक्त अधिक और जिज्ञासु कम था। मुझे याद नहीं कि उसने हमारे साथ कभी खुलकर बात की हो या किसी विषय पर अपना मत पेश किया हो। उन दिनों मेरे और मेरे दोस्तों के बीच घंटों बहसें चला करती, कभी देश की राजनीति के बारे में, कभी धर्म के बारे में, लेकिन वांचो इनमें कभी भाग नहीं लेता था। वह सारा वक्त धीमे धीमे मुस्कुराता रहता और कमरे के एक कोने में दबक कर बैठा रहता। उन दिनों देश में बलबलों का सैलाब सा उठ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था और हमारे बीच उसी की चर्चा रहती। कांग्रेस कौन सी नीति अपनाएगी, आंदोलन कौन सा रुख पकड़ेगा। क्रियात्मक स्तर पर तो हम लोग कुछ करते कराते नहीं थे, लेकिन भावनात्मक स्तर पर उसके साथ बहुत कुछ जुड़े हुए थे। इस पर वांचू की तटस्थता कभी हमें अखड़ने लगती तो कभी अचंभे में डाल देती। वह हमारे देश की ही गतिविधि के बारे में नहीं, अपने देश की गतिविधि में भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लेता था। उसके अपने देश के बारे में भी पूछो तो मुस्कुराता, सिर हिलाता रहता। कुछ दिनों से श्रीनगर की हवा भी बदली हुई थी। कुछ मास पहले यहाँ गोली चली थी। कश्मीर के लोग महाराजा के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और अब कुछ दिनों से शहर में एक नई उत्तेजना पाई जाती थी। नेहरू जी श्रीनगर आने वाले थे और उनका स्वागत करने के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज की दोपहर को नेहरू जी श्रीनगर पहुंच रहे थे। नदी के रास्ते नाव के जुलूस की शक्ल में उन्हें लाने की योजना थी और इसी कारण में बांचू को खोजता हुआ उस ओर आ निकला था। हम घर की ओर बढ़े जा रहे थे जब सहसा बांचू ठिठक कर खड़ा हो गया। क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है, जैसा तुम कहो? मुझे धक्का सा लगा। ऐसे समय में जब लाखों लोग नेहरू जी के स्वागत के लिए इकट्ठे हो रहे थे, बांचू का यह कहना कि अगर वह साथ में न जाए तो कैसा रहे, मुझे सचमुच बुरा लगा। लेकिन फिर स्वयं ही कुछ सोचकर उसने अपने आग्रह को दोहराया नहीं और हम घर की ओर साथ साथ जाने लगे। कुछ देर बाद हवा कदल के पुल के निकट लाखों की भीड़ में हम लोग खड़े थे। मैं, वांचू तथा मेरे 2-3 मित्र। चारों ओर जहाँ तक नजर जाती लोग ही लोग थे। मकानों की छत पर, पुल पर, नदी के ढलाव किनारों पर। मैं बार बार कनखियों से वांचू के चेहरे की ओर देख रहा था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है, कि हमारे दिल में उठने वाले बलबलों का उस पर क्या असर हुआ है। यूं भी यह मेरी आदत सी बन गई है, जब भी कोई विदेशी साथ में हो मैं उसके चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि हमारे रीति रिवाज, हमारे जीवन यापन के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। बांचू अधमुंदी आंखों से सामने का दृश्य देखे जा रहा था। जिस समय नेहरू जी की नाव सामने आई तो जैसे मकानों की छत भी हिल उठी। राजहंस की शक्ल की सफेद नाव में नेहरू जी स्थानीय नेताओं के साथ खड़े हाथ हिला हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे और हवा में फूल ही फूल बिखर गए। मैंने पलटकर बांचू के चेहरे की ओर देखा। वह पहले की ही तरह निश्चेष्ट सा सामने का दृश्य देखे जा रहा था। आपको नेहरू जी कैसे लगे? मेरे एक साथी ने बांचू से पूछा। बांचू ने अपनी टेढ़ी सी आंखें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा, फिर अपनी 1.5 दांत की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। बांचू मामूली सी हिंदी और अंग्रेजी जानता था। अगर तेज बोलो तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। नेहरू जी की
नाव दूर जा चुकी थी, लेकिन नाव का जुलूस अभी भी चलता जा रहा था। जब बांचू सहसा मुझसे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए संग्रहालय में जाना चाहूँगा। इधर से रास्ता जाता है, मैं स्वयं चला जाऊँगा। और वह बिना कुछ कहे एक बार अंधमिची आंखों से मुस्कुराया और हल्के से हाथ हिलाकर मुड़ गया। हम सभी हैरान रह गए। हाँ, इसे सचमुच जुलूस में रुचि नहीं रही होगी जो इतनी जल्दी संग्रहालय की ओर अकेला चल दिया है। यार, किस बुदम को उठा लाए हो? यह क्या चीज है? कहाँ से पकड़ लाए हो इसे? मेरे एक मित्र ने कहा। बाहर का रहने वाला है, इसे हमारी बातों में कैसे रुचि हो सकती है? मैंने सफाई देते हुए कहा। वाह, देश में इतना कुछ हो रहा हो और इसे रुचि ही ना हो। बांचू अब तक दूर जा चुका था और भीड़ में से निकलकर पेड़ों की कतार के नीचे आंखों से ओझल होता जा रहा था। मगर यह है कौन? दूसरा एक मित्र बोला। ना यह बोलता है, ना चहकता है, कुछ पता नहीं चलता। हंस रहा है या रो रहा है, सारा वक्त एक कोने में दुबक कर बैठा रहता है। नहीं नहीं, बड़ा समझदार आदमी है। पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहा है। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैंने फिर उसकी सफाई देते हुए कहा। मेरी नज़र में इस बात का बड़ा महत्व था कि वह बौद्ध ग्रंथ बाँचता है और उन्हें बाँचने के लिए इतनी दूर से आया है। अरे भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई। वहाँ की जुलूस को छोड़कर म्यूजियम की ओर चल दिया है। सीधी सी बात है यार, मैंने जोड़ा। इसे यहाँ भारत का वर्तमान खींचकर नहीं लाया, भारत का अतीत लाया है। ह्वेंसा भी तो यहाँ बौद्ध ग्रंथ ही बाँचने आया था। यह भी शिक्षार्थी है। बौद्ध मत में इसकी रुचि है। घर लौटते हुए हम लोग सारा रास्ता बांचू की ही चर्चा करते रहे। अजय का मत था, अगर वह 5 साल भारत में काट गया है तो अब वह जिंदगी भर यहीं पर रहेगा। अब आ गया है तो लौटकर नहीं जाएगा। भारत में एक बार परदेसी आ जाए तो लौटने का नाम नहीं लेता। भारत देश वह दलदल है कि जिसमें एक बार बाहर के आदमी का पांव पड़ जाए तो वह धंसता ही चला जाता है। निकलना चाहे भी तो नहीं निकल सकता। दिलीप ने मजाक में कहा, न जाने कौन से कमल फूल तोड़ने के लिए इस दलदल में घुसा है। हमारा देश हम हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं, बाहर के लोगों को तो बहुत पसंद है। मैंने कहा, पसंद क्यों ना होगा? यहाँ थोड़े में गुजर हो जाती है। सारा वक्त धूप खिली रहती है। फिर बाहर के आदमी को लोग परेशान नहीं करते। जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहने देते हैं। इस पर उन्हें तुम जैसे बांचू भी मिल जाते हैं जो उनका गुणगान करते रहते हैं और उनके आवाभगत करते रहते हैं। तुम्हारा बांचू भी यहीं पर मरेगा। हमारे यहाँ उन दिनों मेरी छोटी मौसेरी बहन ठहरी हुई थी, वही जो बांचू की मुस्कान को 1.5 दांत की मुस्कान कहा करती थी। चुलबुली सी लड़की, बात बात पर ठिठोली करती रहती थी। मैंने 2-1 बार बांचू को कनखियों से उसकी ओर देखते पाया था, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह सभी को कनखियों से ही देखता था। पर उस शाम नीलम मेरे पास आई और बोली, आपके दोस्त ने मुझे उपहार दिया है, प्रेमोपहार। मेरे कान खड़े हो गए। क्या दिया है? झुमरों का जोड़ा। और उसने दोनों मुट्ठियां खोल दी जिनमें चांदी के कश्मीरी चलन के 2 सफेद झूमर चमक रहे थे। और फिर वह दोनों झूमर अपने कानों के पास ले जाकर बोली, कैसे लगते हैं? मैं हतबुद्धि सा नीलम की ओर देख रहा था। उसके अपने कान कैसे भूरे भूरे हैं। नीलम ने हंसकर कहा, किसके? मेरे इस प्रेमी के। तुम्हें उसके भूरे कान पसंद है? बहुत ज्यादा। जब शर्माता है तो ब्राउन हो जाता है, गहरे ब्राउन। और नीलम खिलखिलाकर हंस पड़ी। लड़कियां कैसे उस आदमी के प्रेम का मजाक उड़ा सकती हैं जो उन्हें पसंद ना हो? या कहीं नीलम मुझे बना तो नहीं रही है? पर मैं इस सूचना से बहुत विचलित नहीं हुआ था। नीलम लाहौर में पढ़ती थी और बांचो सारनाथ में रहता था और अब वह हफ्ते भर में श्रीनगर से वापस जाने वाला था। इस प्रेम का अंकुर अपने आप ही जल भुन जाएगा। नीलम, ये झूमर तो तुमने उससे ले ली हैं, पर इस प्रकार की दोस्ती अंत में उसके लिए दुखदायी होगी। बनाएगा कुछ नहीं। वाह भैया, तुम भी कैसे दकियानुसी हो।
मैंने भी चमड़े का एक राइटिंग पैड उसे उपहार में दिया है। मेरे पास पहले से पड़ा था, मैंने उसे दे दिया। जब लौटेगा तो प्रेम पत्र लिखने में उसे आसानी होगी। वह क्या कहता था? कहता क्या था? सारा वक्त उसके हाथ कांपते रहे और चेहरा भी कभी लाल होता रहा, कभी पीला। कहता था, मुझे पत्र लिखना, मेरे पत्रों का जवाब देना। और क्या कहेगा बेचारा भूरे कानों वाला। मैंने ध्यान से नीलम की ओर देखा, पर उसकी आंखों में मुझे हंसी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़कियां दिल की बात छुपाना खूब जानती हैं। मुझे लगा नीलम उसे बढ़ावा दे रही है, उसके लिए यह खिलवाड़ था, लेकिन बांचो जरूर इसका दूसरा ही अर्थ निकालेगा। इसके बाद मुझे लगा कि बांचो अपने संतुलन खो रहा है। उसी रात में अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर मैदान में चिनारों की पात की ओर देख रहा था। जब चांदनी में कुछ दूरी पर पेड़ों के नीचे मुझे बांचो टहलता दिखाई दिया। वह अक्सर रातों को देर तक पेड़ों के नीचे टहलता रहता था, पर आज वह अकेला नहीं था। नीलम भी उसके साथ ठुमक ठुमक चलती जा रही थी। मुझे नीलम पर गुस्सा आया। लड़कियां कितनी जालिम होती है, ये जानते हुए भी कि इस खिलवाड़ में बांचो की बेचैनी बढ़ेगी, वह उसे बढ़ावा दिए जा रही थी। दूसरे रोज खाने की मेज पर नीलम फिर उसके साथ ठिठोली करने लगी। किचन में से एक चौड़ा सा एल्यूमिनियम का डिब्बा उठा लाई। उसका चेहरा तपे तांबे जैसा लाल हो रहा था। आपके लिए रोटियां और आलू बना लाई हूँ। आम के अचार की फांक भी रखी है। आप जानते हैं फांक किसे कहते हैं? एक बार कहो तो फांक। कहो बांचो जी, फांक। उसने नीलम की ओर खोई खोई आंखों से देखा और बोला, बांक। हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। बांक नहीं, फांक, बांक। फिर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। नीलम ने डिब्बा खोला। उसने उसमें से आम के अचार का टुकड़ा निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, यह है फांक, फांक इसे कहते हैं। और उसे बांचू की नाक के पास ले जाकर बोली, इसे सूंघने पर मुंह में पानी भर आता है। आया मुंह में पानी, अब कहो फांक। नीलम, क्या फिजूल बातें कर रही हो, बैठो आराम से, मैंने डांटते हुए कहा। नीलम बैठ गई, पर उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। बड़े आग्रह से बांचो से कहने लगी, बनारस जाकर हमें भूल नहीं जाइएगा, हमें खत जरूर लिखिएगा, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच नहीं कीजिएगा। बांचो शब्दों के अर्थ तो समझ लेता था, लेकिन उनके पीछे व्यंग की ध्वनि वह नहीं पकड़ पाता था। वह अधिकाधिक विचलित महसूस कर रहा था। भेड़ की खाल की जरूरत हो या कोई नमदा या अखरोट। नीलम, क्यों भैया, भेड़ की खाल पर बैठकर ग्रंथ बाचेंगे? बांचो के कान लाल होने लगे। शायद पहली बार उसे भास होने लगा था कि नीलम ठिठोली कर रही है। उसके कान सचमुच भूरे रंग के हो रहे थे, जिनका नीलम मजाक उड़ाया करती थी। नीलम जी, आप लोगों ने मेरा बड़ा अतिथि सत्कार किया है, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। हम सब चुप हो गए। नीलम भी झेप सी गई। बांचो ने जरूर ही उसकी ठिठोली को समझ लिया होगा। उसके मन को जरूर ठेस लगी होगी। पर मेरे मन में यह विचार भी उठ कि एक तरह से यह अच्छा ही है कि नीलम के प्रति उसकी भावना बदले, वरना उसे ही सबसे अधिक परेशानी होगी।